अमित शाह जी के मैनिफेस्टो लॉन्च करने के 2 या 3 मिनट के अंदर रविंद्र रैना जी की स्टेटमेंट आती है। क्यों आती है इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी भी सरकारें रही है आज तक इन्होंने हमारे साथ शोषण ही किया और पाप ही किया, तो इस वजह से हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने एक एपिसोड आता है उनका मन की बात, वो अपने मन की बात सुनाते हैं। लेकिन काश कभी ऐसा होता कि वो जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवारों के मन की बात सुनने की कोशिश करते। दूसरी तरफ रविंद्र रैना जी की स्टेटमेंट आ जाती है, हम कैबिनेट हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर करेंगे। भाई पहले किसकी सरकार है, अब तक सरकार किसकी है। और बदकिस्मती की बात है जब यह सरकार बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आपस में गले लगाया, उस टाइम एसआरओ 520 इन्हीं सरकारों ने कैबिनेट बोर्ड मीटिंग की। अगर इनकी कहीं 1 महीने की सैलरी रुक जाए इनको चक्कर आ जाता है। मैं मर्डर करके आ जाता हूं, कल मैं कपड़े बदल लूंगा, क्या देश का संविधान मुझे माफ करेगा? क्या देश का कानून मुझे बरी करेगा? मैंने तो कपड़े बदल लिए ना। जब मैंने कत्ल किया था मैंने पजामा कुर्ता पहना था, अब मैंने पैंट शर्ट टी शर्ट पहन ली है। ये सब कुछ चल रहा है और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं। डेली वेजर ना कभी समझा था ना कभी समझेगा। ये हमने देख ली है कि डेली वेजर कल भी बेवकूफ था, आज भी बेवकूफ है और फ्यूचर में भी बेवकूफ बनने वाला है। और ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर तक चलेगी, उसके बाद कोई डेली वेजर का नाम तक नहीं लेगा। ये मेरे से आप लिखवा के रख लो। नेता को 80 साल 90 साल तक पेंशन चाहिए, 70 साल 80 साल में वो इलेक्शन लड़ेगा, जबकि वो व्हील चेयर पे, हमने देखा है कि व्हील चेयर पे भी लोग असेंबली में जाते हैं। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सरकार 317 हटा सकती है, जो सरकार 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर सकती है, जो सरकार राम मंदिर का मसला हल कर सकती है, जो सरकार जीएसटी लागू कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, वो सरकार डेली वेजरों के साथ इंसाफ करने में नाकाम साबित हुई। तो फिर हम किसी और पे बहुत बड़ी उम्मीद लगा लें तो मुझे लगता है ये हमारी बेवकूफी है। श्यामलाल शर्मा जी कांग्रेस में थे, पीएचई डिपार्टमेंट उनके पास था, और आज वो जब भी कहीं डेली वेजर का मुद्दा सामने आता है तो वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने इनके साथ गलत किया। भाई ये नहीं कहते कि मैं कांग्रेस में था मैंने इनके साथ गलत किया है और आज मैं कपड़े बदल के दूसरी पार्टी में आ गया हूं। डेली वेजर की मन की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए रविहंस जी पीएचई डिपार्टमेंट से है, मुख्तार वानी जी स्टेट डिपार्टमेंट से और शशि जी जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट से जो है वो डेली वेजर है। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जिस तरह से शुरू हो चुके हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र तो कर रही हैं कि आखिरकार डेली वेजर्स के साथ जो है वो उनकी मदद की जाएगी, डेली वेजर्स को जो है वो पक्का किया जाएगा। लेकिन आखिरकार डेली वेजर्स के मन में क्या चल रहा है, और इसी प्रोग्राम पे जो है आज खास बातचीत तीनों डिपार्टमेंट्स के जो डेली वेजर्स है उनसे करेंगे। सबसे पहले रविहंस जी से शुरुआत करना चाहेंगे पीएचई डिपार्टमेंट से। रविहंस जी क्या कहेंगे, जिस तरह से असेंबली चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, कई पार्टीज मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि डेली वेजर को पक्का किया जाएगा, लेकिन डेली वेजर्स के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो पैगाम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज आने वाली सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार पहले से है तो उनको तो सुनाई नहीं दी। आज लगभग 2.25 साल से पिछले हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छी सरकार, बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं है लेकिन अच्छे लोग आगे आए, जो भी आए तो कम से कम वो जो 30 सालों से डेली वेजर का शोषण हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी आए। मुझे लगता तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है इसके बाद भी आने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि वही कपड़े बदल के वही पुरानी शराब, नई बोतल में पुरानी शराब वापस आने की उम्मीद है। वही लोग कपड़े बदल के कोई दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में, लेकिन वही लोग आने की फिराक में है और उससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा बदलाव डेली वेजर की जिंदगी में आने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, सबने सत्ता का सुख भोगा और सबने ही डेली वेजर को कोई कसर नहीं छोड़ी कि डेली वेजर का शोषण करने के लिए। एक बहुत बड़ी उम्मीद हमने 2014 में एक पार्टी पे लगाई थी जो कभी जम्मू में सत्ता का हिस्सेदार नहीं बनी थी, वो थी भारतीय जनता पार्टी, और जिनके पास एक बहुत बड़ा मजबूत चेहरा था श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ललकार रैली में जब ललकार रैली जम्मू में हुई
तो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो आज तीसरी बार सांसद बने हैं, तो ये प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो तब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे थे और इन्होंने बड़ा जोर देकर कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दो ही बड़े मुद्दे हैं, पहला 317 हटाना और दूसरा डेली वेजर 61,000 परिवारों को इंसाफ देना। हमारी सरकार आएगी तो हम इंसाफ देंगे, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो सरकार 317 हटा सकती है, जो सरकार 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर सकती है, जो सरकार राम मंदिर का मसला हल कर सकती है, जो सरकार जीएसटी लागू कर सकती है, नोटबंदी कर सकती है, वो सरकार डेली वेजरों के साथ इंसाफ करने में नाकाम साबित हुई। तो फिर हम किसी और पे बहुत बड़ी उम्मीद लगा लें, तो मुझे लगता है ये हमारी बेवकूफी है। रविंद्र जी, मन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार किस तरह से आप लोग, एक लंबा कारवां है और किस तरह से आप लोग अपने परिवारों को मैनेज कर पा रहे हैं? एक पहले तो वेतन की बात करें, 70 महीने से आपको वेतन नहीं मिला है, कई एजुटेशन आपने की, सड़कों पर आप उतरे, लाठियां खाई, डंडे खाए, हवालात में गए, लेकिन फिर भी आखिरकार आप लोगों की बात सुनी नहीं गई, या सुनने को जो है वो लोग तैयार नहीं हुए। कई बार देखा भी गया कि आपके डेली वेजर्स एक उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। देखिए, ये पहली बार ही ऐसा देखा है। एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर महीने एक एपिसोड आता है उनका मन की बात, वो अपने मन की बात सुनाते हैं, लेकिन काश कभी ऐसा होता कि वो जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवारों के मन की बात सुनने की कोशिश करते, और शायद वो उनको महसूस होता कि डेली वेजर परिवारों का दर्द क्या है। तो अगर डेली वेजरों के परिवारों का आपने जैसे जिक्र किया कि कैसे सरवाइव करते हैं, तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप कहीं पहाड़ी एरिया में, जम्मू के सराउंडिंग की तो बात छोड़ दो, आप कहीं ना कहीं लोग मैनेज कर लेते हैं। किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बुद्धल, रजौरी, थन्ना मंडी, ये सुरनपुर जो एरिया पहाड़ी एरियाज है, आप कभी डेली वेजरों के घरों में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि डेली वेजर क्या जिंदगी जी रहा है। कोविड का दौर था जब, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए थे जहां हमारे डेली वेजरों के घरों में नमक तक नहीं था उन बच्चों को रोटी खिलाने के लिए, और बहुत सारे हमारे डेली वेजर साथी ये दर्द दुख सहते हुए, इतना शोषण बर्दाश्त ना करते हुए सुसाइड कर चुके हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनको किसी बीमारी ने घेर लिया और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है, जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, इन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जो उनका 70 महीने की वेजेस जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है डिपार्टमेंट के पास, वो ही दे देते कि क्या उससे शायद उनके लास्ट वाले जो संस्कार होते हैं, जो अंतिम संस्कार में जो क्रियाएं होती हैं, वो ही अच्छे तरीके से हो पाए। ये जम्मू कश्मीर, फिर एक तरफ सरकारें नारा लगाती हैं कि जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रदेश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए या डेली वेज को रेगुलाइज कर पाए। आपने देखा होगा 2020 में डीडीसी का चुनाव हुआ, डीडीसी मेंबर बने, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 दिन प्रोटेस्ट किया। 2 दिन के प्रोटेस्ट करने के बाद दूसरे ही दिन उनको 25-25 हजार सैलरी लगा दी गई, उनको पूरी फैसिलिटी दे दी गई। और फिर हमारे नेतागण कहते हैं कि ये लोग बैकडोर एंट्री है। भाई, अगर सरकार सिर्फ नेताओं के लिए बनानी है तो फिर आप आपस में मिलजुल के बना लो। क्यों जनता को परेशान करते हो वोटों के लिए? क्यों जनता के घरों में जाके आए दरवाजे खड़का रहे हो? क्योंकि अगर देश के अंदर पैसे की कमी है तो कटौती अगर करनी है सिर्फ जनता से मत करो, अपने नेताओं से भी करो ना। नेता को 80 साल 90 साल तक पेंशन चाहिए, 70 साल 80 साल में वो इलेक्शन लड़ेगा, जबकि वो व्हील चेयर पे, हमने देखा है कि व्हील चेयर पे भी लोग असेंबली में जाते हैं। नेता जो हैं उनके लिए कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। 4th क्लास एम्प्लॉयज के लिए बीए ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अनपढ़ लीडर, हमारा नेता जो है वो पार्लियामेंट में जा सकता है, वो मिनिस्टर बन सकता है। एक और फिर वही पार्टी नारा भी लगाती है, एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान। कहाँ है? सिर्फ लोगों को गुमराह करने का तरीका चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो मैं कहता हूं कि छल जो है वो पिछले 14 से लेकर 2024 तक 10 सालों में जितना डेली वेजर के साथ हुआ है, किसी भी सरकार ने नहीं किया। और 2015 से लेके 2022 तक जो हमारी 70 महीने की वेजेस पेंडिंग है, वो उस सरकार के रहते पेंडिंग है
जो सरकार बड़े बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और मैं ये समझता हूं कि ये भी एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए कि कोई सरकार ऐसी भी आई थी जिसने 7 साल 8 साल के अंदर डेली वेजरों की 70 महीने की वेजेस भी रोक दी थी। ये भी मोदी जी के उस खाते में अचीवमेंट जो है दर्ज होनी चाहिए। यानी कि डेली वेजर्स की मन की बात ये भी है कि आखिरकार 70 महीनों तक जो तनख्वाह नहीं मिली उसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड किया जाए। जाहिर सी बात है, ये वो डिपार्टमेंट है जो आपके घरों में पानी पहुंचाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जब बर्फ उन इलाकों में पड़ी होती है जहां पर बाहर निकलना मुश्किल है, वहां तक ये लोग पानी पहुंचाते हैं। यानी कि मोदी जी की जो स्कीमें आती हैं उन स्कीमों को ये पूरा करते हैं। चलिए दूसरी ओर लेके चलता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट की ओर। ये वो लोग हैं जो लोग मंत्रियों के घर में काम करते हैं, यानी कि सरकारी बंगलों पे पानी पिलाते हैं। प्लम्बर का काम हो चाहे कोई भी काम हो, चौकीदारी का हो, सब काम ये लोग करते हैं। लेकिन आखिरकार मंत्रियों के साथ रहने के बाद भी क्या इनके ऊपर इनके मन की बात क्या है, जरा इनसे भी पूछते हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्तार वानी साहब? मंत्रियों को पानी पिलाते हैं, मंत्रियों की सेवा करते हैं, लेकिन मंत्री ही अपने नहीं हो रहे। सबसे पहले पैगाम टीवी का और आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बहुत एक अच्छी बात हमें लगी आज के कई सालों से आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी देरीना मांग है। 61,000 परिवार जो डेली वेजर है जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 25-30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक देरीना एक पेंडिंग इश्यूज पड़ा हुआ है। रेगुलर पॉलिसी के मुद्दे हमारे हैं, बकाया वेतन भी कुछ डिपार्टमेंटों के अंदर है। और स्टेट डिपार्टमेंट की जानकारी मैं आपके चैनल के सामने एक वाज़ेहतन आज कहना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा मंत्री मंडल के साथ इस स्टेट डिपार्टमेंट्स का क्या क्या ताल्लुकात है। आपने कहा, मैं आपको बताऊंगा, स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी मंत्रिमंडल हो, चाहे कश्मीर में हो या जम्मू के अंदर हो, दोनों जगह स्टेट डिपार्टमेंट पूरे स्टेट और पूरे जो वीवीआईपीज बंगले, आईपीएस अफसर हो, कमिश्नर हो, एडवाइजर हो, गवर्नर्स हो, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का आपको चौकीदार मिलेगा, सफाई कर्मचारी मिलेगी, प्लम्बर मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन मिलेगा। और स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर वो डिपार्टमेंट है जितने भी स्टेट्स की जो प्रॉपर्टियां हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, इन मंत्री मंडलों के घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का होता है हैंड ओवर टेक ओवर, उसमें दिया जाता है। और आज बदकिस्मती की बात है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट्स भी इस सरकार ने और भी सरकारों ने कहा कि ये बैकडोर है। ऐसे डिपार्टमेंटों के अंदर चाहे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, कोई भी बैक एंट्री नहीं है। और आपके सामने कई मर्तबा आज भी मेरे टेबल पर यहाँ पर पड़े हुए हैं 3 कैबिनेट डिसीजन जो है हमारे पास 450 एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अंदर टोटल एम्प्लॉइज है डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर है। और बदकिस्मती की बात है, जब यह सरकार बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आपस में गले लगाया, उस टाइम एसआरओ 520 इन्हीं सरकारों ने कैबिनेट बोर्ड मीटिंग की और यहाँ पर एक हाहाकार मच गया। और डेली वेजर जितने भी 61,000 परिवार था उन्होंने रैलियां निकालने की कोशिश की और सरकारों का नारा लगाना शुरू कर दिया। और बदकिस्मती की बात है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर लॉन्च हुए और हेलीपैड के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर अभी अगर चाहे ये सरकार तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बाहर गुजरात से आएगा। यही हुआ हमारे साथ। और 800-850 ऑर्डर जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरओ 520 के कुछ अन्य डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे लड़कों की जो फाइलें पास कर दी गई है। तो जब हमारा वक्त आया, अलग अलग डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी फाइलें तैयार की है, 57 फाइलें स्टेट डिपार्टमेंट्स की भी जिनकी फाइनेंशियल मीटिंग हमारे यहाँ पर उस टाइम अरुण कुमार मेहता जी फाइनेंस कमिश्नर थे, उस टाइम 5वीं मीटिंग स्टेट डिपार्टमेंट की हुई और 57 फाइलें स्टेट डिपार्टमेंट की भी एसआरओ 520 की पास कर दी गई थी और ओनली फॉर ज्वाइनिंग रिपोर्ट डालनी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ऊपर बदकिस्मती की बात है कि नया कोई एसआरओ लॉन्च हो गया और जम्मू कश्मीर के जितने भी फाइलें थी, जितने भी मुद्दे थे, उनको साइलेंट मोड यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के जरिए टेबल पर ही बंद कर दिया। और आज वो 61,000 डेलीवेजर की जो फाइलें हैं वो धूल चट रही है। सेक्रेटरीट के अंदर
क्या बताएं, आपने देखा जो सेक्रेटरीट से वाबस्ता हो, आज सेक्रेटरीट के ऑफिसों में कोई भी दफ्तर ले लो, बंदर ऑफिस में आपको मिलेगा। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, उन फाइलों को जानवर बर्बाद कर रहे हैं और काट रहे हैं, और ये सरकारें आज आपने देखा एक शहंशाह बादशाह की तरह अपने स्टेट्स की और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों का जो परिवार आगे, ये कम से कम 5 लाख परिवार मेंशन होता है। हर घर में आपको फैमिली मेंबर 4 तो होंगे ही। और ये सरकार का नारा है हमारे पूरे भारत के अंदर, सबका साथ और सबका विकास। आज हम पूछना चाहते हैं इन्हीं सरकारों से, इलेक्शन के अंदर आज आपने देखा रात के 12 बजे भी आपको एक न्यूज मिलेगी, उसमें बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, उनका जो पहली डिमांड है वो टेलीविजन का मुद्दा भी है। इन्हीं सरकारों से हम पूछना चाहते हैं, अर्सा 10 साल से हमने बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 परिवारों का खून निचोड़ा गया है, और आज कुछ ऐसी बातें भी है, कुछ लोग तो डरते भी है। क्या करें, अब हमारे जज्बात बेकाबू हो चुके हैं। ये सरकार जो है हमारे ऊपर आज एक हैवी हो चुके हैं, राजा महाराजाओं की तरह। जिस तरह अंग्रेजों का राज आया था, हमें आज वही राज लग रहा है, क्योंकि हमारे मुद्दे टेबल पर हल ही नहीं होते हैं। सवाल रहेगा, आपके पास कैबिनेट के कई फैसले भी हैं, लेकिन क्यों नहीं उन फैसलों पर भी ये लोग अमल कर रहे हैं? क्या वो फैसले लिए भी गए हैं, वो ऑर्डर जो लिए गए हैं वो सच में वैलिड भी हैं, या आखिरकार क्यों नहीं, जब कैबिनेट के फैसले आए तो उन्हें क्यों नहीं लागू किए गए? मैं आपके सामने आज मीडिया के जरिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जो कैबिनेट डिसीजन आपके पास 2-2, 4-4, 3-3 है, वो क्या वैलिड है या वो डिसमेंटल ऑर्डर थे। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो हमारे कैबिनेट डिसीजन हुए हैं, इन्हीं सरकारों से मैं कहना चाहता हूँ, आपने इनको सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई, इनको विजिलेंस में क्यों नहीं दिया गया? कौन से कमिश्नर थे? आईएएस अफसर उस कैबिनेट डिसीजन को पास करता है। आपने देखा जब ये हमारे कैबिनेट डिसीजन हुए थे, उस टाइम यहाँ पर जे खान, जलील अहमद खान हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर थे, जब उन्होंने 313 का कैजुअल लेबर स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर, सारा बायोडाटा डिस्पैच नंबर दिया हुआ है। अब पूछना चाहते हैं ऐसे डेलीविजनों के साथ, अन्य डिपार्टमेंटों के साथ जिनके पास बायोडाटा है, उनको यही रविंदर राणा हो या जुगल किशोर जी हो, तब पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने जम्मू कश्मीर की डेलीविजन की बात कही। आज ये कहते हैं हमने फ्री राशन बांटा, गरीब को हमने उठाया, नया जम्मू बनाया। अरे कौन सा नया जम्मू बनाया? आज टेलीविजन आपने देखा, कुछ टेलीविजन तो हमारे खंभों के ऊपर लटक गए, कुछ अलग से मर गए, कुछ खुदकुशियां कर रहे हैं, कुछ को तो मेंटली प्रॉब्लम हो गई है। अरे बच्चियां और बेटे जो हमारे घरों के अंदर, उनका विकास कैसे होगा? आज इनका ही नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जम्मू कश्मीर का 61,000 टेलीविजनों का 10 साल से भारतीय जनता पार्टी वालों ने और अन्य सरकारों ने हमारा सत्यानाश किया, न तो विकास किया। और इस वक्त मेरे साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये वो डिपार्टमेंट है जो डिपार्टमेंट आपके क्षेत्रों तक पानी पहुंचाता है, कैनाल्स के जरिए जो डिपार्टमेंट काम करता है, ये वो डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से आप बासमती, यानी कि जिस तरह से जियो टैगिंग तो जरूर की जाती है कि जो बासमती है किस क्वालिटी के आरसपुरा में मिलती है, लेकिन ये वो डिपार्टमेंट है जो कैनाल्स में काम करता है। आखिरकार इनके मन की क्या बात है, इनसे जानने की कोशिश। शशि जी कैसे देख रहे हैं पूरे इस कारवां को? तो लंबा सफर हो गया, इसी तरह से आप भी जो है टेलीविजन की लिस्ट में आपका भी एक रोल है, लेकिन क्या किस तरह से देख रहे हैं जो सरकारें भी वादे कर रही हैं? सर पहले तो पैगाम टीवी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने हमें यहाँ बुलाया चाय के ऊपर। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमारी मन की बात को छेड़ा, और मेरे जितने भी साथी हैं, जैसे हमारे रवि जी हैं, और मैं इरिगेशन से हूँ शशि, तो सर आपने हमारे दिल को टटोला और हमसे ये पूछा कि आपके दिल की क्या बातें हैं। सर मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये जो आरसपुरा की बासमती है, ये हम इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले ही जो कैनाल्स को चलाते हैं, तो ये बासमती पैदा होती है। और जितनी भी ये जो सरकारें आई हैं और ये भी मानती हैं, ये लोग रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम काम करना बंद कर दें तो सर ना तो अनाज पैदा होगा, और अगर पीएचई वाले अपने पानी की सप्लाई बंद कर दे तो समझ लो कि जम्मू में हाहाकार मच जाएगा। और हम अपने हाथों से ये काम नहीं करना चाहते कि हम कैनाल को बंद कर दे और पीएचई वाले पानी को बंद कर दे। कई मासूम लोग, कई ऐसे लोग हैं और कई तरह के बेचारे जानवर हैं जिनके लिए चारा पैदा होता है कि हम अपने हाथों से ये पास करें।
मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी सरकारें रही है, आज तक इन्होंने हमारे साथ शोषण ही किया और पाप ही किया है। तो इस वजह से हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और आपने अभी सवाल किया मेरे भाई मुख्तियार वानी से कि भाई आप लोग जो है वो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ काम करते हो और उनको उनकी देखभाल करते हो। सर देखिए, ये काम तो ये सब लोग करवा लेते हैं, मगर हमारे हक की बात कोई भी नहीं करता है। जितने भी ये बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं, जैसे इलेक्शन का समय आएगा ये हाथ रखेंगे कंधे के ऊपर, आप हमारे भाई हो, आप आराम से काम करो, कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। अगर इनकी कहीं एक महीने की सैलरी रुक जाए, इनको चक्कर आ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आपने देखा होगा पिछली दफा पीडीडी डिपार्टमेंट वालों ने जैसे बिल निकाले, कई मंत्री लोग गाड़ियां लेके भाग रहे थे कि हमारे बिल हैं जो बिजली के वो हम भरने जा रहे हैं। आप हमें ये बताएं, हम गरीब आदमी 9,000 रुपया लेने वाला, दिन रात जो काम करने वाला, एक तो उससे काम लिया जाता है, ऊपर से उसका मेहनताना जो हक है उसको भी बंद करके रखा जाता है। आखिरकार ये शोषण कब तक होता रहेगा? देखिए, अभी आपने खुद ही इन भाइयों से भी सुना और मैं भी ये सुनाना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मन की बात, जैसे आप भाई साहब ने हमारी मन की बात सुनी, हम तीनों से हमारी मन की बात यह है कि हमारी जो परेशानियां वो बढ़ गई हैं। 9,000 में हमारा गुजारा नहीं चलता। बड़े बड़े अफसरान आलाधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनको कहो एक महीने की सैलरी अपनी बंद कर दो, आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। हमें अभी तो चलो हमें कंटिन्यू मिल रही है पे, नहीं तो ऐसा भी समय था 3-3 महीने हमें पे नहीं मिलती थी, हम उधार मांगते थे। वो दुकान वाला वहां से सामने से देखता था कि भाई ये आ गया उधार लेने, वो पहले ही शटर को नीचे कर देता। अब क्या बताएं, कौन सा सबका साथ सबका विकास, मगर डेली वेजरों का अभी तक हो रहा है सर्वनाश। मैं क्या करूं, हमें बड़ी उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री पर, क्योंकि हमने सोचा था कि ये हमारे इतने बड़े दिग्गज नेता है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। हमने सोचा कि हमारा भी मसला ये एक झटके में हल कर देंगे। हमने ये जो मंत्री लोग बनाए थे, यहाँ पर एमपीज वगैरह बनाए थे, क्या ये नहीं बता सकते थे दिल्ली में जाके भाई वहां पर हाहाकार मचा हुआ 61,000 डेली वेजरों का। हाँ, अगर इन्होंने अपने ऑर्डर्स करवाने हो तो रातों रात ये फ्लैट में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहां से अपना काम करवा के आ जाते हैं। शशि जी, सवाल ये रहेगा, आपने कहा कि आखिरकार क्या कमी यहाँ के नेताओं में रही कि वो दिल्ली तक बात पूरी बता ना पाए कि आखिरकार डेली वेजर्स की कितनी संख्या है, आखिरकार डेली वेजर्स का इतने 70 महीने से उनका वेतन रोका गया है। ये मंत्रियों की कमी यहाँ के लोकल लीडरशिप की रही है जो आपकी आवाज सेंटर तक नहीं पहुंचा पाए। सर देखिए, कमी तो इन लोगों की क्या, हम लोग तो ग्राउंड पे काम करते हैं, हमारा काम होता है भाई। देखिए जैसे हमारी एनआईसी हो गई है सर, हमारा जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी सेक्रेटरीट में सबमिट है, ये ऑनलाइन हो गए हैं। अभी कोई बोलेगा कि तीसरा बंदा आएगा उसकी पे निकलेगी, वो नामुमकिन बात है। जब इनके पास रिकॉर्ड सारा पड़ा हुआ है तो ये क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं देखते भाई यहाँ इनकी ये पेंडिंग बेसिस पड़ी हुई है, ये इनकी फाइल। हर बार जो ही इलेक्शन का बिगुल बजता है तो कोई नया शोषा पैदा हो जाता है। हाँ जी, आप अपनी शीटें कंप्लीट करके भेजिए फटाफट, आपको पेंडिंग सैलरी मिलने वाली है, आपके जी ऑर्डर्स होने वाले हैं। जो ही इलेक्शन खत्म हो जाती तो हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। यानी कि डेली वेजर्स की मन की बात तो प्रोग्राम हम चला रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स तो सच में जो उनके मन में चल रहा है वो आज बाहर झलक रहा है कि आखिरकार ये चाहते क्या है। मेरे साथ रविहंस जी को फिर से लेना चाहूंगा। रविहंस जी, कई चुनाव आप लोगों ने देख लिए, कई बार आप तो बखूबी जानते हैं, कई सियासी पार्टियां आपके पास आई होंगी, कई लोग आए हैं, लेकिन क्या लग रहा है फिर इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि पहली कैबिनेट में आपका फैसला हल किया जाएगा 10 दिन में, कई लोग कह रहे हैं कि दिल्ली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। एक और एलजी साहब के पास पावर्स हैं, यानी कि एलजी साहब के पास पावर रहेंगी, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी करना, क्या लग रहा है दिल्ली वेजर्स को गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल, दिल्ली वेजर को गुमराह करना, और ये बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर तक चलेगी।
उसके बाद कोई डेली वेजर का नाम तक नहीं लेगा, ये मेरे से आप लिखवा के रख लो। दूसरी बात ये है कि दो स्टेटमेंट्स, बड़े स्टेटमेंट आए हैं, देवेंद्र राणा जी का और रविंद्र रैना जी का। देखिए बड़ी मजेदार बात है, एक और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने वाली बात है। गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं दिल्ली से, मैनिफेस्टो लॉन्च करते हैं बीजेपी का। मैनिफेस्टो जब लॉन्च होता है तो तब वो सिर्फ डेली वेजर का इतना सा जिक्र करते हैं कि दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी जो हैं, इनकी परेशानियां हैं, ये मसला हमारे ध्यान में आया है, इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आई है, तो हम इसका समाधान करेंगे, इनकी हम सहायता करेंगे। रेगुलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं करते। और अगर इनकी मंशा होती कि इनको हमने पक्का करना है, तो सबसे बड़े मुद्दा जो बनता वो यही बनता, सबसे पहले अगर कोई अनाउंस होता तो यही चीज होती। देखिए एक तरफ हमारे अमित शाह जी कह के गए हैं कि परिवार की बुजुर्ग महिला को हम 3000 रुपया घर बैठे महीना साल का देंगे, लैपटॉप बांटेंगे, स्टूडेंट को आने जाने के लिए किराया देंगे, लेकिन डेली वेजर की 17 महीने की वेजेस पेंडिंग पड़ी है, जो उसने काम किया है उसके बारे में मुंह नहीं खोला। आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि डेली वेजर के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। दूसरी स्टेटमेंट आती है रविंद्र रैना जी, हम पहले कैबिनेट में कर देंगे। अमित शाह जी के मैनिफेस्टो लॉन्च करने के 2 या 3 मिनट के अंदर रविंद्र रैना जी की स्टेटमेंट आती है। क्यों आती है इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, इसका आप मतलब समझो। डेली वेजर समझ चुका है। डेली वेजर को, अब डेली वेजर अगर समझदार होता तो जितने डेली वेजर हमारे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। डेली वेजर ना कभी समझा था ना कभी समझेगा, ये हमने देख ली है कि डेली वेजर कल भी बेवकूफ था, आज भी बेवकूफ है और फ्यूचर में भी बेवकूफ बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गृह मंत्री के बाद 3 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आना, बाइट आना, इंटरव्यू आना प्रदेश अध्यक्ष का कि हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे, साफ जाहिर करता है कि उन्होंने, गृह मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला और उनको उस चीज को शील्ड करना था कि कहीं डेली वेजर भड़क ना जाए, उनको शील्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट आ जाती है। दूसरी तरफ देवेंद्र राणा जी की स्टेटमेंट आ जाती है, हम कैबिनेट, हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर करेंगे। भाई पहले किसकी सरकार है? अब तक सरकार किसकी है? 10 सालों से सरकार किसकी है? जिस सरकार ने 70 महीने की वेजेस नहीं दी, जो कि काम किया हुआ है, जो कि कोई भी संवैधानिक कानून आपको नहीं इजाजत देता कि आप किसी की तनख्वाह रोको, उसकी सैलरी रोको, आपने वो किस वजह से रोकी है? और अगर इन्होंने अगले 10 सालों में करना, 10 दिनों में करना होता या 10 महीनों में करना होता ना, तो इलेक्शन से पहले करते। कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेवकूफ नहीं होती कि जो मुद्दा करना भी है, जिस चीज का हल करना भी है, उसको रोक के रखे, इलेक्शन के वक्त ना करे, इलेक्शन के बाद करे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो करने वाले काम होते हैं उनको इलेक्शन से पहले किया जाता है ताकि उसका क्रेडिट मिले। कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो क्रेडिट छोड़ना नहीं चाहती, वो छोटी से छोटी चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। इससे साफ जाहिर है फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, आपने कई रजिस्ट्रेशन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, क्या कमी डेली वेजर में भी कहीं ना कहीं रही? क्योंकि एक बड़ा रेशियो है आपका, 71,000 का आप दावा करते हैं, 61,000 61,000 का दावा कर रहे हैं। 61,000 के साथ अगर 4 मेंबर भी ले तो कई लाखों के वोटर आप लोग हैं। लेकिन अगर आप लोग इकट्ठे रहते, एक तरफ होते, तो शायद आपका काम आज तक हो गया होता। देखिए, ये हमारे देश में ये जो इलेक्शन प्रोसेस है या नेतागिरी है, इसको लोकतंत्र कहा जाता है। मैं इसको लोकतंत्र नहीं मानता, मैं इसको विनाश तंत्र मानता हूँ। ये ऐसे पॉलिटिशियन लोग होते हैं कि लोगों को किस तरीके से डिवाइड करना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बड़े मजेदार बात है, देवेंद्र राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, श्यामलाल शर्मा जी कांग्रेस में थे, पीएचई डिपार्टमेंट उनके पास था, और आज वो जब भी कहीं डेली वेजर का मुद्दा सामने आता है तो वो कहते हैं कि पिछली सरकार ने इनके साथ गलत किया। भाई ये नहीं कहते कि मैं कांग्रेस में था, मैंने इनके साथ गलत किया है और आज मैं कपड़े बदल के दूसरी पार्टी में आ गया हूं, लेकिन आज वो कहते हैं पिछली सरकार ने इनके साथ गलत किया। मैं मर्डर करके आ जाता हूं, कल मैं कपड़े बदल लूंगा, क्या देश का संविधान मुझे माफ करेगा? क्या देश का कानून मुझे बरी करेगा? मैंने तो कपड़े बदल लिए ना। जब मैंने कत्ल किया था मैंने पजामा कुर्ता पहना था, अब मैंने पैंट शर्ट टी शर्ट पहन ली है। ये सब कुछ चल रहा है और हम लोग बेवकूफ बन रहे हैं।
हमारा डेली वेजर बेवकूफ बन रहा है और हमारे डेली वेजर प्रचार कर रहे हैं। तो डेली वेजर्स की मन की बात जो है वो आप तक पहुंचाई है, लेकिन एक सवाल तीनों डिपार्टमेंट से रहेगा। जिस तरह से चुनाव शुरू हो चुके हैं, तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने, क्या डेली वेजर्स अब कुछ मांग रखना चाहते हैं? क्या डेली वेजर्स उसे वोट करेंगे जो उनकी बातों पे खरे उतरेंगे, या उम्मीद ही नहीं है कोई खरे उतरेगा? या डेली वेजर इस बार इलेक्शन में किसे वोट करेंगे? तीनों से डिपार्टमेंट से सवाल रहेगा। जो प्रक्रिया आपने बताई, जो तमाम चीजें अपने मन की बात बताई है, लेकिन सवाल ये भी है, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के फेसेस देख लिए, तो डेली वेजर्स क्या करने वाला है इस संदेश में? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिलहाल डेली वेजर इस सिचुएशन में नहीं है कि डेली वेजर इतना यूनाइट है कि वो मेरे कहने पे चलेगा या इनके कहने पे, किसी के कहने पे वोट करेगा। डेली वेजर बड़ा अपने आप को समझदार समझता है और समझना भी चाहिए। हर किसी को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसको जिसको भी वोट चाहे कर सकता है। हम किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने मना किया था तब अगर वो बात सुन लेते आज तक रेगुलाइज हो गए होते। तो बात आपने ये कही ना, आपने कहा कि वो नेता लोग कहते हैं कि जब वो हमने नहीं किया, ये पुरानी सरकारों ने किया, नई सरकारें भी आपने देख ली, पुरानी सरकारें भी देखी, तो क्या फिर आप नोटा को वोट करने जा रहे हैं इस बार? मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन वही है। और अगर डेली वेजर का यूनिटी होती तो हम बहिष्कार भी, इलेक्शन का बहिष्कार भी कर सकते थे। वो ज्यादा बेहतर विकल्प था। कम से कम बाहर देश में तो पता, बाहर विदेशों में कोई पता चल जाता कि जम्मू कश्मीर कौन से विकास की राह पे जा रहा है। लेकिन पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव जब हुए तब हमने इनका बाइकाट किया था, बीजेपी का। तब भी हमारे लगभग 50% डेली वेजर ने बीजेपी का समर्थन किया। और समर्थन करना बुरी बात नहीं है, किसी को वोट देना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुल के समर्थन करना, अपनी डिमांड को छोड़ के, अपने बच्चों को, भविष्य को छोड़ के, खुल के उनके साथ नारेबाजी करना, उनकी रैलियों में जाना, उनके समर्थन में नारेबाजी करना, वो गलत था। और वो उससे ये साबित होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हम लोग सरेंडर कर चुके हैं पॉलिटिशियनों के आगे कुछ एक पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। चाहे फोटो सेशन करवा लो कि मंत्री के साथ मेरी फोटो आ गई, या एमएलए के साथ या एमपी के साथ मेरी फोटो बन गई कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उस चक्कर में लोगों ने, डेली वेजरों ने सरेंडर कर दिया। और लग रहा है वो फोटो आपके घरों में राशन डाल पाएगी? सब कुछ समझाया था डेली वेजर को, सब कुछ समझाया था। नहीं समझे, कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अब लास्ट एक चांस मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उसका शायद हमें 14 तारीख को पता चल जाएगा। हमने 14 तारीख को एक प्रोग्राम भी रखा है। तो मैंने पहले भी एक चैनल पे बोला था कि डेली वेजर जब तक अपने हक के लिए, जब तक डेली वेजर को अपनी डिमांड बाकी सब चीजों से ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं लगेगी, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। डेली वेजर जब तक सरेंडर करता रहेगा, ये लोग शोषण करते रहेंगे। आज मैं एक चीज और कह रहा हूं कि चेक करके देख ले कोई भी डेली वेजर, आज जो नेता इनके घरों में आ रहे हैं ना, आज जो नेता इनको गले से लगा रहे हैं ना, पहली तारीख के बाद इनका रवैया किस तरीके से बदलेगा ये चेक कर लें खुद। अगर डेली वेजर चाहता है कि अभी भी अगर कुछ करना है तो 61,000 लोगों की हम बात करते हैं ना, जब उसमें 47 डिपार्टमेंट आते हैं। लेकिन आपने जब भी सड़क पे देखा होगा तो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट आपको नजर आए होंगे पिछले 4 सालों से। उससे पहले 8 डिपार्टमेंट आते थे, पीएचई, एस्टेट और इरिगेशन। और एस्टेट में भी काफी देर हो गई, वो भी थोड़ा साइलेंट हो गए हैं। ये तीनों ही डिपार्टमेंट लड़े हैं, या एक पीडीडी लड़ता था, लेकिन वो भी 2021 के बाद, वो भी थोड़ा 2022 के बाद वो भी शांत हो गए। एलजी साहब ने उनको बोला था कि 12,000 रेगुलाइजेशन की पोस्ट दे रहे हैं, लेकिन आज तक मिली है, वो भी साइलेंट हो गए। बाकी 43 डिपार्टमेंट तो हमने कभी देखे ही नहीं। तो जब तक वो लोग अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल लड़ाई है। और इसी इलेक्शन हो जाने से और ज्यादा टफ हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर सा फंडा है हर चीज को आउटसोर्सिंग करना, और वो यहाँ भी हो रहा है। और अगर इलेक्शन से पहले डेली वेजर रेगुलाइज ना करने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट आउटसोर्स होने वाले हैं। और यह भविष्य में देखेंगे। आज मेरे डेली वेजर साथियों को, जो नेता अपने आप को नेता समझते हैं ना, मैं तो समझता नहीं, इसलिए थोड़ा सा सच बोलता हूं कि नेतागिरी नहीं करनी है, रेगुलाइजेशन चाहिए, कोई दिलवा दे। जो आज नेता बीजेपी के पक्ष में वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है
प्रचार करो, मैं नहीं रोकूंगा आपको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, बस मेरे एक ही है कि डेली वेजर को रेगुलाइज करवा देना। अगर आप डेली वेजर को रेगुलाइज करवा सकते हो, जितना मर्जी प्रचार करो, मैं आपके फुल समर्थन में हूं, लेकिन डेली वेजर की रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। पर अब 2 साल के बाद आप लोग खुद कहोगे कि जो हमें रवि हंस ने 2 साल पहले बोला था हमने गलत किया, ये खुद आप मानोगे। यानी कि डेली वेजर्स की मन की बात क्या है, वो तमाम तीनों डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हमारे साथ हैं। आखिरकार पीएचई डिपार्टमेंट क्या चाहता है, स्टेट डिपार्टमेंट क्या चाहता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या चाहता है, तमाम तस्वीरें आपने देख ली। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार सियासी नेता अब बयानबाजी तो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बढ़ चढ़ कर डेली वेजर्स को आगे रखा जा रहा है, डेली वेजर्स के मुद्दे को जो है वो हल किया जाएगा। जाहिर सी बात है 61,000 का रेशियो है तो आगे रखना भी बनता है, लेकिन अब क्या वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे, यानी कि जो बातें इन नेताओं ने कही है वो बातें हल होंगी। मन की बात प्रोग्राम तो आपने बड़े देखे हुए, लेकिन आज डेली वेजर्स की मन की बात आपके लिए इसलिए लेके आए हैं, एक और जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव है और असेंबली चुनाव के चलते डेली वेजर्स के मन में इस समय क्या है, डेली वेजर्स क्या चाहते हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।